जय हिंद स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कौन कौन से फैक्टर आर को अफेक्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो आर को अफेक्ट करते हैं। उन्हीं फैक्टर में हम स्टडी कर रहे हैं टेम्परेचर की, जो अंतिम फैक्टर है। ये भी हमने पढ़ लिया कि जनरली टेम्परेचर को अगर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया जाए, जनरली अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया जाए तो जो आर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो 2 टाइम हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। बट ये तो सही है, एक्चुअल में आर की टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंसी है, इसको वान हाफ ने बताया था। आर रेट ऑफ रिएक्शन की टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर की जो डिपेंडेंसी है, उसको वान हाफ ने बताया था। किसने बताया था? वान हाफ ने बताया था, और उसको आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया। ध्यान दें, 2 साइंटिस्टों का योगदान है। आर रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर पर जो रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी है, कि इसे डिपेंड करता है, इसको वान हाफ ने बताया था और आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया। तो आर्हेनियस ने की क्वेश्चन दिया है, इस पर कभी क्वेश्चन आते हैं। E बाई आर टी, ये इक्वेशन है आर्हेनियस का। यहाँ एक क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट है। इस चीज़ को समझना होगा आपको। वेयर ए इज आर्हेनियस कांस्टेंट, के आप जानते ही हैं क्या है। के इज रेट कांस्टेंट, आप जानते हैं, पूरे चैप्टर में इससे आप पढ़ते आए हैं। तो के इज द रेट कांस्टेंट। ये क्या है, आप जानते हैं, बता चुके हैं आपको। ये है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। और टी क्या है? टेम्परेचर है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये है इक्वेशन आपका। इसको टेम्परेचर की डिपेंडेंसी को बताया किसने था? आर पर, आर की टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी को वान हाफ ने बताया, और इसको एक्सप्लेन किया आर्हेनियस ने इस इक्वेशन के थ्रू। यहाँ आप क्या क्या, के क्या है? रेट कांस्टेंट है। ये क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। और टी क्या है? टेम्परेचर है। इन चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आपको बता ही दिया गया है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में आपको बता ही दिया गया है। चलिए हम देखते हैं कि कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में काम करता है और कैसे इंडोथर्मिक रिएक्शन में काम करता है। एक बार एक डायग्राम से देख लीजिए आप, कैसे बनता है ये, कैसे इसको निकालते हैं। मान लीजिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको करवा दे रहे हैं। चलिए, ये है आपका, यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है।
ये हो गया आपका रिएक्शन प्रोग्रेस, ये साइड हो गया आपका रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, यहाँ आपका क्या है, रिएक्टेंट यहीं से शुरू हुआ और ये यहाँ से आया, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल पर गया और यहाँ के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ध्यान देके इसको देखिएगा। ठीक है, रिएक्टेंट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल जो आपने बना के रखा है यहाँ तक पहुँच गया। ये आपकी एनर्जी का डायग्राम है, एनर्जी यहाँ बढ़ रही है। ठीक है, एनर्जी के लिए डायग्राम है। इसको आप जानते हैं रिएक्टेंट है, इस साइड में यहाँ रिएक्टेंट है। ये क्या है, पीक प्रोडक्ट का है। ठीक है, ये ER है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, और ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी है, प्रोडक्ट की ये एनर्जी है। अब रिएक्टेंट की एनर्जी केवल इतनी है और रिएक्शन करवाने के लिए इसको यहाँ तक पहुँचना है। दिस एनर्जी नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। जो एनर्जी लेवल आप देख रहे हैं, इस एनर्जी लेवल को थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल कहते हैं। रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी इतनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, लेकिन रिएक्टेंट जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल, तब तक रिएक्शन नहीं होना है। यानी इतनी खुद की इसकी एनर्जी है और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है, तो इतनी एनर्जी को रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करना है। रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है यहाँ। ठीक है, आप समझ में आ गया। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। अब रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उसी को बोल सकते हो आप ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये रिएक्शन क्या है, इंडोथर्मिक है। ये रिएक्शन क्या है, इंडोथर्मिक है। केमिकल रिएक्शन चल रहा है यहाँ। इस चीज़ को हमेशा रखें कि एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है यहाँ, तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है ये आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी, डेल्टा एच की वैल्यू इसलिए पॉजिटिव आएगी कि बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, सिस्टम से एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच इक्वल टू होता है HP एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसे हमेशा इसको बना के रखिएगा। डेल्टा एच इक्वल टू होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एच इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कहाँ हुआ, ये पॉजिटिव हो गया इंडोथर्मिक के केस में। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक के केस में देखें, इसी को अगर हम एक्सोथर्मिक के केस में देखें तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है ये हो जाती है निगेटिव। इंडोथर्मिक में क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि क्या हो रहा है, सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, सिस्टम को बाहर से एनर्जी मिल रही है, इसलिए क्या है, इंडोथर्मिक में पॉजिटिव है। लेकिन एक्सोथर्मिक में ये क्या है, ये निगेटिव है। और फार्मूला वहाँ भी यही लगेगा, डेल्टा एच इक्वल टू HP माइनस HR। अब अगर इसके लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, इसके लिए हम क्या करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ। यहाँ पे है रिएक्टेंट, ये है आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल, यहाँ पे आपका आ गया प्रोडक्ट,
ये यहाँ आ गया, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ आ गया। जो इतनी एनर्जी है वो, जो इतनी एनर्जी आपको ये वाली एनर्जी यहाँ से यहाँ के बीच में दिख रही है, रिएक्टेंट की एनर्जी है। और यहाँ से यहाँ के बीच में जो एनर्जी दिख रही है खुद ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। सही इस वाले डायग्राम में अगर आप देखते तो ये ईपी थी, ये देखिए ये वाली जो थी ये ईपी थी, यहाँ लिखेंगे, और ये वाली जो थी ये ईआर था। ठीक है, तो इसी तरह से ये ईआर है, ये ईपी है। आप यहाँ देख रहे हैं ईआर की वैल्यू ईपी से ज़्यादा है क्योंकि ये एनर्जी की तरफ डायग्राम जा रहा है, ये एनर्जी लिखा हुआ है। आप यहाँ देखिए ईआर जो होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये है आपका रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट के एनर्जी से ज़्यादा है। रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो जो है प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा है। ये चीज़ आपको देखनी होगी कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप इसकी रिएक्शन के लिए ले लीजिए, मान लीजिए ये क्यों निगेटिव हो गया। अब आप समझिए ये एंथैल्पी की वैल्यू क्यों निगेटिव हो गई। ये देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा है, सिस्टम अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। यहीं पर देख लीजिए, सिस्टम अपनी प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, तो कम में से ज़्यादा घटाओगे तो क्या आएगा भाई, सीधी सी बात है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम घटाओगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, नहीं आएगी। एक सिंपल सा मैथमेटिकल फार्मूला है। ऊपर वाले में क्या देख रहे हो आप, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, इसमें देखिए इंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो यहाँ से जब घटाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहाँ अगर आप आके देख रहे हो तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा थी, रिएक्टेंट की कम थी, तो यहाँ पर अगर आप पाओगे प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाओगे तो वैल्यू निगेटिव ही आएगी। यहाँ इसको डेल्टा एच लिखना होगा, ये चलिए लिखते रहे इसको, इक्वल टू, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कैसे इन रिएक्शंस में होता है। सब मान लीजिए आपने लिया एच और आई, यानी कि H2 और I2 को आपने रिएक्ट करवा दिया। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये क्या होगी, ये तुरंत रिएक्शन नहीं होगा, ये आपस में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। बीच में क्या करते हैं, ये आपस में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, देख रहे हैं ना, ये आपस में जुड़ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू, ये बिग बॉन्डिंग के थ्रू इनका एसोसिएशन हो जाता है और ये आपस में मिलकर के बनाते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इनमें बीक एसोसिएशन होता है और ये आपस में मिलकर बना लेते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखिए हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिल गया और ये हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिल गया, पार्शियली आयोडीन के साथ भी मिला हुआ है हाइड्रोजन और पार्शियली हाइड्रोजन के साथ भी मिला हुआ है। उसी तरह से आयोडीन पार्शियली आयोडीन के साथ भी मिला हुआ है और आयोडीन पार्शियली हाइड्रोजन के साथ भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ये रहा आपका एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें क्या होगा, ये ब्रेक डाउन यहाँ से होगा, ये ब्रेक पार्शियली आपस के बॉन्ड को तोड़कर दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, इसको और ये इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड, इस स्ट्रक्चर क्या बोल सकते हो आप, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बाद में फॉर्म होकर के हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल को बनाएगा। समझ रहे ना, यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बाद में हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। एक और लेक्चर बचा हुआ है, मुश्किल से आपका 10 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, कल इसको फिनिश कर देंगे और कल इसको फिनिश करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एंट्री करेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, फार्मूला कैसे लगा, यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए कैसे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हुई, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाओगे, ज़्यादा में से कम घटाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। जाहिर सी बात है इंडोथर्मिक रिएक्शन है, सिस्टम को फायदा हो रहा है। एक्सोथर्मिक में क्या है,
सिस्टम खुद की एनर्जी लूज कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और जाहिर सी बात है यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, तो कम में से ज़्यादा अगर आप निकालोगे, उसको एलिमिनेट करोगे, तो वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।